बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेस से देश तक में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज हम जो मौजू लेकर आए हैं अपने प्रोग्राम में, हमारे परदेस से ही ये मौजू आया है और ये मुताल्लिक़ है मिर्ज़ा खालिद नवाज़ नामी शख्स से जिनका ताल्लुक़ जेहलम से है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम अपने परदेस में बैठे बहन भाइयों के मसाइल उन्हें उठाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मसाइल सिर्फ अराज़ी से मुताल्लिक़ ही हो, मुख्तलिफ़ मसाइल हम अपने जितने भी सामीन हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ मौज़ूआत जब आप बाहर बैठे हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है या वहाँ पर रहते हुए जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो मसाइल भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करें। ज़्यादातर मसाइल जो हमारे सामने आते हैं वो अराज़ी से मुताल्लिक़ होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब बाहर के मुल्क बैठे होते हैं आप और आपके प्रॉपर्टीज़ और आपके मामलात यहाँ पर होते हैं तो वो जो एक बैरियर होता है उसकी वजह से आप उन मामलात को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म से हम आपके उस बैरियर को ख़त्म कर पाएँ और हम एक ज़रिया बन सके आपके मसाइल को हल करने का। ये शख्स जो है खालिद नवाज़, इनका ताल्लुक़ जेहलम से है और इनका कहना है कि ये अरसा दराज से चूँकि बरतानिया में मुकीम है और इनकी 40 कनाल के करीब ज़राई अराज़ी है और चूँकि मुश्तरका खिवट है जिसमें दीगर रिश्तेदार भी शामिल हैं, तो चूँकि उनकी ज़मीन इनकी ज़मीन के साथ मिलती है और जिसकी वजह से जब लेन देन के कुछ मामलात हुए, अराज़ी बेचने के जो मामलात हुए, उसमें उनके साथ इनका कहना है कि सही नहीं हुआ और इनका ये कहना है कि चूँकि वो कारोबारी मसरूफियात की वजह से यहाँ नहीं आ सके, तो ऐसे में पटवारी की मिली भगत से उनकी अराज़ी जो है उसमें से जगह बेची गई और बकिया अराज़ी पर भी नाजायज़ काबिज़ होने की कोशिश की गई। ये पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो हमें मिर्ज़ा खालिद नवाज़ ने दिया है। अब उनका ये भी कहना है कि एक और उनकी 19 मरले की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इन्होंने नाजायज़ जो है तामीर की हुई है और अपनी तहवील में लिया हुआ है। अदालत से भी उन्होंने रुजू किया और उसके बाद ज़मीन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक उनकी ज़मीन पर नाजायज़ तरीके से काबिज़ है। ये तमाम तर मामला है जो हमारे सामने आया। हम कोशिश करते हैं कि इस मामले को एड्रेस करें, देखें कि इस तरह के मामले को किस तरह से हल किया जा सकता है और दीगर लोग जिनके इस तरह के मसाइल हैं डेफिनेटली उनको भी हम एक वे आउट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा खालिद नवाज़ हमारे साथ मौजूद है, गोंदल नुमाइंदा हमारे जेहलम से मौजूद है, जब अनवर DCO जेहलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मामला को हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा खालिद साहब, पहले तो आप बताएं कि क्या मामला एक्चुअली है क्या, और अदालत से जब फैसला आ गया और तकसीम भी हो गई तो फिर किस तरह से ये मुमकिन हुआ कि वो आपकी ज़मीन पर ना सिर्फ काबिज़ है बल्कि आपने बताया कि वहाँ पे कुछ तामीर भी की है उन्होंने। ये एक लैंड माफिया पूरा ये है मेरे रिश्तेदार। चूँकि मैं काफ़ी अरसे से बाहर होता हूँ, 20-21 साल से, तो ये कई सालों से हमें तंग करते रहे। पहले अपनी ज़मीन कहते थे हम बेचते हैं आपको, आपकी ज़मीन हमने छेड़ी भी नहीं है, लेकिन हमें पता चलता रहा कि ये कब्ज़ा हमारी ज़मीन पे कराते हैं, नंबर अपना डालते हैं, नंबर 1 डालते हैं और कब्ज़ा 10 पे देते हैं। तो हमने इनसे बात की कि आपने अपनी ज़मीन लेनी है, आप ले लें, आप अच्छी लें बुरी लें, जो मर्ज़ी लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें कम दे दें बुरी दे दें, लेकिन इस मामले को हल करें प्लीज़ बैठ के। इन्होंने कोई एक नहीं सुनी हमारी, कई साल से हम इनको कहते रहे। फिर 2013 में क्या हुआ कि इन्होंने हमारा जो हिस्सा छोड़ा हुआ था, अपनी सारी बेच के हमारा हिस्सा छोड़ दिया था, वो 996 उसका खसरा नंबर है, 19 मरले का प्लॉट था। इन्होंने नौशाद बेग अनवर साहब से कि क्यों आप करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो हमारे से वैसे ही ले लें, हम आपको वैसे ही देने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से गलती होगी है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ इस मामले से, तुम अपनी ज़मीन ये 19 मरले 996 खसरा संभाल लो जो रोड पे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अब बात हो गई है इनसे, इन्होंने कह दिया तो अब क्या करना। मैं चूँकि कुछ हफ्ते बाद वापस आ गया, भांजे की शादी के लिए गया था, वापस आया तो पीछे से उनका भतीजा और उनका बेटा, वो उन दोनों ने फिर तामीरात शुरू कर दी। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा ये मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा जी, आगे से उन्होंने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया कि हम पुलिस केस बनवाएंगे, हम बंदे को मरवा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं फिर काफ़ी सोच विचार में पड़ गया, मैंने कहा क्या करना चाहिए। फिर इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि आई शुड टेक लाइक लीगल एक्शन अगेंस्ट दीज पार्टीज, क्योंकि ये पूरे कब्जा ग्रुप लैंड माफिया बन गए थे। फिर मैंने कोर्ट में केस फाइल किया,
फिर मैंने कमीशन जो बनाया आपने उसको एप्लीकेशन दी, फेडरल कमीशन को दी, मेरे इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, शी इज आल्सो अवेयर ऑफ दिस ऑल दिस सिचुएशन। मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन से भी रब्ता किया, उन्होंने डीपीओ से रब्ता किया, डिप्टी कमिश्नर को इफजाल भट्टी इनके होते थे कमिश्नर, उनसे मेरी बात हुई, जुबैर गुल होते थे फेडरल कमिश्नर, उनसे मेरी बात हुई, मैं उधर भी गया। सारा कुछ करते हैं लेकिन उन्होंने सवाए इसके कि एक लेटर दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, दूसरा तीसरे में भेज दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सीधा सीधा ये पुलिस केस था कि पुलिस उनसे पूछे कि आपके अगर हिस्से में ये नहीं है, आपकी मलकियत नहीं है, तो आप इस पे कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं। डीपीओ बेशक अच्छे होंगे, डिप्टी कमिश्नर अच्छे होंगे, लेकिन लोकल पुलिस थाना बिल्कुल वही सिस्टम है, कोई वहां पे अच्छा, कोई मिर्ज़ा खालिद साहब ये बताइएगा मुख्तसरन कि अब स्टेटस क्या है आपकी प्रॉपर्टी का, अदालत से क्या फैसला आया, उसके बाद अब हो क्या रहा है। जी, जो ये 19 मरले कमर्शियल प्लॉट है, इसका मैंने जब केस फाइल किया तो 3 साल हो गए हैं इसको, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं आया। और डिले की वजह आपके वकील क्या बताते हैं। मेरा वकील बताता है कि वो कभी ये जज नहीं आया, कभी जज चेंज हो गया, कभी जज छुट्टियों पे चला गया। अच्छा। इस तरह तो 4था साल जा रहा है। दूसरा केस जो जरी जमीन का था वो मैंने कहा मैं अपनी जमीन इलादा करा लूं, मुझे थोड़ी मिल जाए मैं इलादा करा लूं, क्योंकि ये मैं इन लोगों के साथ अब नहीं चल सकता। आपने तो कहा ना कि जमीन की तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया जब मैंने अदालत से रुजू किया। ये कौन सी, वो जो आपकी ज़रई जमीन आप उसकी बात कर रहे हैं। जी, ज़री ज़मीन की, ज़री ज़मीन मैंने इनसे इलादा कराई, वो उसके ऑर्डर जारी हुए, ये ऑर्डर जारी हुए। फिर जब तहसीलदार ने ऑर्डर किया गर्दावर को इनको कब्जा दे दें, गर्दावर उसका नाम अंसर शबीर है और पटवारी अरशाद, ये दोनों ने मुझे कहा कि आप हमें 2 लाख रुपया दें तो हम आपका करेंगे, वरना हमें उधर से मिल जाएगा, हम अपील में डाल देंगे, ये लंबा हो जाएगा, सालों साल लग जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है जी। फिर मैंने कहा यार मैं रोजी हम मजदूरी करते हैं बाहर, तो हम तो आपको इतना पैसे नहीं दे सकते, हमारी अपनी जमीन है, हमारा अपना हक है। मैं उधर 2 महीने पाकिस्तान रहा, 2 महीने बाद मैंने देखा कि ये कुछ नहीं कर रहे, प्लस वो दूसरे जो थे साथ थ्रेट्स भी दे रहे थे, ये शौकत साहब, नौशाद बेग और उनके और भी पीछे, चूंकि वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनकी अप्रोच ऑब्वियसली है। मैंने भी अपनी कोशिश की जितनी कर सकता हूँ, फिर मैं वापस आ गया, उन्होंने अपील में डाल दिया। और पटवारी और गदावर ने मुझे ये भी कहा कि उन्होंने एडीसी तक को पैसे देने हैं, उसका नाम भी उन्होंने मुझे बताया, अफजल वजीर, उसको भी हमने पैसे देने हैं, अगर तुम नहीं दोगे तो हम अपील में डाल देंगे। वो अपील में चला गया, अपील में अब कोई ग्राउंड नहीं थी, क्योंकि मैं जब तकसीम जमीन हुई मैंने उनको कहा था यार मुझे जो भी मिल जाए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा इनसे मामला इलादा हो जाए, क्योंकि कई सालों से ये मुझे ट्रबल दे रहे हैं। ठीक हो गया, सही है, ठीक है। अब अपील का फैसला हुआ है, ये इसी फरवरी में हो गया है। शौकत साहब एतराज उठाया था और इनका जो दूसरा चचा का बेटा है शहजाद, इन्होंने एतराज उठाया था कि इनको एतराज है। 40-50 बंदों में से 2 ने एतराज उठाया जो लैंड माफिया के मेंबर हैं, जो कब्जा ग्रुप है असली, कि हमें ये तकसीम कबूल नहीं है। और जिन्हों असिस्टेंट कमिश्नर है जो भी उधर बैठे हैं, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ही पास्ड एन ऑर्डर दैट दिस पार्टीशन इज रॉन्ग। सो फिर मैंने अपने वकील को इंस्ट्रक्ट किया कि यार ये हमारी तो कोई किस वजह से वो कह रहा है कि ये तकसीम रॉन्ग हुई है। ठीक है जी, सारे बेसिस हमने दिए हैं, दोबारा हमने असिस्टेंट कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को फाइल की है अभी दोबारा कि ये सारा फैसला उसने गलत दिया है, ये मिली भगत है उनकी, क्योंकि वो लोकल पुलिस और लोकल ये जो असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, ये सारे उनको जानते हैं, वो वहीं होते हैं दिन को। तो मैं चूंकि बाहर होता हूँ, मेरी दादरसी नहीं है, मैंने सब जगह दरवाजा खटखटाने के बाद खालिद साहब आपकी बात पहुंच गई तफसीलन। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन,
अच्छा सैफ अनवर साहब, इस वक्त जो बातें वो कर रहे हैं, इसकी कानूनी जो चीज़ें हैं वो तो हम समझेंगे आमिर सईद साहब से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और हम सुन रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा कहते हैं कि ये मामला जो है इनको ठीक किया जाएगा। ये पटवारी सिस्टम, ये किस तरह से यहाँ पे हमारे DCs और ACs और जिस अभी ये मिर्ज़ा खालिद साहब बता रहे हैं ये मामला हैंडल हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि कानूनी तौर पर ये ज़मीन इनकी है, उसके बावजूद कोई शख्स ज़मीन पर काबिज अगर हो जाता है फॉर एनी पर्टिकुलर केस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए कानून क्या कहता है और आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? किस तरह से मेक श्योर किया जाए कि पार्टी यहाँ पर है कि नहीं है? चीज़ जो है वो दुरुस्त में चलनी चाहिए ना, कानून जो है उसको नाफिज होना चाहिए और नाफिज हुआ हुआ दिखाई देना चाहिए। हाउ कैन इट बी मेड पॉसिबल? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइन पे लिया और मैंने खालिद साहब की बात सारी बड़ी डिटेल से सुनी है। पहले तो मैं इनको ये एश्योरेंस दिलवाना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर जेलम का जो दफ्तर है ये एक ओपन ऑफिस है, एनी बॉडी एनी टाइम कैन वॉक इन। और अगर ये साहब इधर खालिद साहब होते और ये मुझे मिलते तो मैं बेहतर इनको चीजें एक्सप्लेन कर सकता। मुझे इनसे मुलाकात मेरी नहीं हुई, मुझे आए हुए कुछ 4.5 माह हुए हैं और मैंने इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले इस केस की थोड़ी डिटेल ली। जो खालिद साहब के एडवोकेट हैं उनको भी मैंने बुलाया, उनसे थोड़ी तफसील मैंने जानी। इनका केस अभी एडिशनल कमिश्नर के पास अपील में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो इन्होंने बात की है कि वो लोग लोकल रहते हैं और खालिद साहब बाहर रहते हैं, मैं इनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ मेरे लिए ये अगर बाहर रहते हैं या वो लोकल हैं, मेरे लिए सारे बराबर हैं और इंशाअल्लाह अगर इनका जायज़ काम है तो वो होगा। और इन्होंने जो ये गिरदावर और पटवारी का भी कहा, बिल्कुल मेरे पास आए, एविडेंस दें। अगर इन्होंने कोई इस तरह की मिसडूइंग्स की हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। और जो इनकी पार्टीशन का केस अब अगर पेंडिंग भी है तो इनका जो यहाँ अटॉर्नी है या इनके वकील मुझे मिल लें तो मैं उसको एक्सपीडाइट करवा दूंगा मेरिट पे। बाकी एडिशनल कमिश्नर के पास इनका कोर्ट में केस चल रहा है पार्टीशन का, वो जो फैसला होगा अगर इनके हक में होगा तो मैं इनको ये एश्योरेंस दिलवाता हूं कि मेरे पास तशरीफ लाएं, उसको उसी तरह इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करवा देंगे। और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, आप जेलम के किसी आदमी से पूछ लें जो यहाँ आता हो, वो उस पर 100% उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा हर दफ्तर के बाहर सरकारी नंबर लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल लिखा हुआ है, उस पे लोग मेरे से राब्ता कर सकते हैं और मेरा दफ्तर ओपन है। इस तरह के मामलात का प्रूफ जब नहीं होता, जो अंडर द टेबल ये चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए कि ये पटवारी सिस्टम जो है हमारा बड़ा ही मजबूत एक माफिया है और ये लोग, हमें पता है हमारे जायज़ काम भी जो है उनके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, उसके बगैर काम नहीं हो पाते। तो इस कल्चर का खात्मा करने के लिए कोई आप लोग इकदाम कर रहे हैं? कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि पटवारियों को एक डर हो, एक खौफ हो कि हमने ये काम नहीं करना, वो रिश्वत मांग रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ? देखें, इस नासूर को गवर्नमेंट ने खत्म करने के लिए बड़े अच्छे मेजर्स लिए हैं। कंप्यूटराइज्ड हो गया रिकॉर्ड, और जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने अपने नंबर हर सरकारी दफ्तर के बाहर अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर इंसाफ से कोई बंदा इस तरह की डिमांड करता है तो ये मेरे पास आ सकते हैं, मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मुझे बाहर से मैसेज कर दें और मैं इंश्योर करूंगा कि इस तरह का ना ये किसी को दें इस तरह की चीज, और मैं इनका काम मेरिट पे करवाऊंगा। और मेरे ख्याल से डेफिनेटली अब आप उन पटवारी को भी जरा बुला के पूछिए एक दफा, ताकि जब मेरे ख्याल से किसी को बुलाया जाता है, पूछगिछ होती है, तो थोड़ा एक डर खौफ जो होता है वो उसका भी एक अंसर आ जाता है, तो शायद थोड़े सीधे हो जाए ये लोग। एनीवेज, आमिर सईद साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, कौन कहना चाह रहे हैं? जी, मिर्जा खालिद साहब। अच्छा ठीक है, मिर्जा खालिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिएगा जी। ये कौन साहब थे? ये डिप्टी कमिश्नर साहब थे जी? ये मोहम्मद सैफ अनवर है, ये डिप्टी कमिश्नर जेलम है और अभी 4 माह हुए इनको यहाँ पर आए हुए। शायद आपकी अगर मुलाकात हुई हो कोई इनसे पहले वाले डिप्टी कमिश्नर से हुई हो। जी, मैं बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ जी इनकी। एंड ये मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी ऑन द 26 of February 2018 टू द ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ जेलम। ये है जी, उन्होंने मार्क किया था इसको तहसीलदार को और एसी जेलम को। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मेरी तकसीम हो चुकी है और पटवारी और गर्दावर उसको डिले कर रहे हैं।
दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आया जी। ये इनके दफ्तर में पड़ी साहब होगी। इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे पहले भी इसी सीट पर एक और शख्सियत यकीनन होंगे, तो क्यों मामलात को इतना डिले किया जाता है? अब आप तो मौजूद, आप तो कहते हैं मैं इसको टेकअप करूंगा, लेकिन व्हाई वाज इट नॉट डन बिफोर? देखिए, सिस्टम की खराबियां अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने कंडक्ट का जिम्मेदार हूं। मैं खालिद साहब को कह रहा हूं कि वो एप्लीकेशन अगर इनके पास है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको सीट की प्रोसेस भी तो करवा कोई लेता हूं। जवाबदेही है माजरत के साथ। ये जिस सीट पर आप बैठे हैं, सीट पर अगर कोई पहले इस तक के मामले को टेकअप नहीं करता, वो किसको जवाबदेह है? उसकी भी तो कोई पूछगछ होनी चाहिए ना, ताकि आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और इधर होगा, तो फिर जब आप चले जाएंगे तो हम होप्स गिव अप कर दें कि अब कानूनी मामलात जो है रुक जाएंगे, ये मामलात जो है अब देखने वाला शख्स चला गया। इस सीट का तकाजा क्या है? इसका बड़ा खूबसूरत ये जवाब है कि ये तो हमने खालिद साहब का वर्शन लिया ना जी, हमें दूसरी पार्टी का वर्शन भी लेना चाहिए। नहीं, हमने दूसरी पार्टी को भी रिक्वेस्ट की हुई है। उनके हाँ, हमने दूसरी पार्टी को भी रिक्वेस्ट की हुई है, डेफिनेटली भी आप वर्शन ले। हो सकता है इस वजह से हो कि उनके भी कुछ राइट्स हों, उनको भी हमें अकोमोडेट करना होगा, हमें उनको भी देखना होगा। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। चलिए ठीक है सर जी। सर अच्छा, एक तो मैं आप फोन नंबर प्लीज काइंडली मुझे दे दें। वो आपको मिल जाएगा मिर्जा खालिद साहब। आपकी तरफ हम आते हैं, 2 मिनट रुकिएगा मिर्जा खालिद साहब, जरा रुकिएगा, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। रियाज गोंदल, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमारे नुमाइंदे हैं जेलम से। जिस तरह अभी मोहम्मद सैफ साहब कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि हम वन साइड ऑफ स्टोरी डेफिनेटली ले रहे हैं, मिर्जा खालिद हमें बता रहे हैं उनके मामलात क्या हैं, दूसरी साइड की स्टोरी है क्या और मामला फंसा हुआ कहाँ पर है? क्यों नहीं जो पहले डीसी जेलम थे उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद? क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ काम हो सका? और दूसरी पार्टी जो है वो क्या कहती है, उसका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा महकमा माल का सिस्टम है, ये इतना पेचीदा है कि इससे निकलना आम बंदे के लिए बहुत नामुमकिन सी बात है। इसका सिस्टम बहुत पेचीदा है, इसके मामलात हर बंदे की समझ में नहीं आते कि ज़मीन के क्या मामलात हैं। जैसे मिर्जा खालिद साहब हैं, ये बाहर होते हैं तो शायद इन्हें भी इतनी मालूमात नहीं होगी कि ज़मीन के जो मामलात होते हैं, तकसीम के, इंतकाल के, फ़र्द के, जो नक्शा जीम बनता है वो क्या होता है। तो 2015 में इनका जो सिलसिला शुरू हुआ है, इन्होंने तकसीम का केस किया महकमा रेवेन्यू तहसीलदार के जो ऑफिस है वहां पर, और 2 साल उनकी जो दरखास्त थी वो मंजूर भी हो गई कि ठीक है आपकी जमीन जो है वो तकसीम होनी चाहिए, कि किसकी कितनी जमीन है और आपके मुखालफों की कितनी है। 2 साल लगे हैं उसकी जो तकसीम का जो सिलसिला है उसको मुकम्मल होने में। जब 2 साल के बाद ये सिलसिला मुकम्मल हुआ है तकसीम का, उसके बाद जो आगे नक्शा बनता है उसका काम जो है वो रोक दिया गया, जिसको नक्शा जीम कहते हैं। तो खालिद साहब जब पाकिस्तान आए, इन्होंने दोबारा उसकी पैरवी की, दरख्वास्त दी, तो उसका नक्शा बन गया। अब सूरत हाल जो मेरी मालूमात के मुताबिक ये है कि कागजों में इनकी जमीन जो है वो तकसीम हो चुकी है। उस खसरे में जितने जो काश्तकार थे, मालकान थे, किसी ने कोई एतराज भी नहीं किया। और जो इनके मुखालिफ हैं शौकत साहब, 2015 में जब इन्होंने दरख्वास्त दी थी तकसीम की, तो उन्होंने इस प्रोसेस को रोकने की दरख्वास्त दी थी कि इस सिलसिले को, इस तकसीम के जो सिलसिला है इसको रोक दिया जाए। लेकिन क्योंकि वो वैसे ही बहुत स्लो था, 2 साल तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 2 साल के बाद वो जो जमीन है वो तकसीम हुई। जब 2 साल के बाद उसका नक्शा बन गया, कागजात में वो तकसीम मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद जो शौकत साहब हैं उन्होंने एक जो सिलसिला होता है, जो लोग अदालतों कचहरियों में जाते हैं, तो उन्होंने एक रास्ता जो है ना वो रखा होता है अपने निकलने का। तो उन्होंने अदालत में ये जो एडीसी साहब हैं उनके पास एक दरख्वास्त दे दी कि कागजात जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसमें मेरी वल्दियत गलत है और मुझे इतला नहीं मिली, नोटिस नहीं आए, ये जो सारा तकसीम का या नक्शा जीम या जो कुछ भी हुआ है मुझे इसमें जो है ना इतला नहीं हो सकी, वल्दियत का नाम गलत होने की वजह से। लेकिन वहीं पे क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद शौकत साहब हो सकता है हमारे साथ हों, तो शौकत साहब ने कुछ दिनों के बाद ये दरख्वास्त तो दे दी थी कि इस प्रोसेस को रोका जाए, तो उस वक्त उन्होंने ये भी निशानदेही नहीं की कि मेरी वल्दियत जो है वहां गलत है। इसके अलावा जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं तकसीम के, नक्शे के, वो वहां पे सब जगह पे उनकी जो वल्दियत है वो दुरुस्त है।
जो खालिद साहब ने एप्लीकेशन दी थी तकसीम के लिए, वहां पे वल्दियत की गलती जो है वो हो सकती है, लेकिन जो सरकारी सतह पे जो कागजात तैयार किए गए हैं वो जो है वहां पे उनकी वल्दियत भी ठीक है। और जहां उस खसरे में उस नंबर में जितने भी लोग हिस्सेदार थे, ये मामला जो है ये खराब कहाँ पे हुआ है? दूसरी पार्टी जो है इसका क्या मौक़िफ़ है इस पर? वो कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है? देखिए जी, जो अब तक की मालूमात मैंने हासिल की है, जो दूसरी पार्टी है उन्होंने अपनी जो जमीन है वो फरोख्त कर दी है ज्यादा, और अभी जो उनके पास कब्जा है वो जो खालिद साहब की जमीन है वो उस पर काबिज है, उसको वो अपना ज़ाहिर कर रहे हैं। हालांकि कागजात में वो जमीन अपनी जो है वो फरोख्त भी कर चुके हैं, और ये जो 19 मरले एक मकान इन्होंने बनाया हुआ है शौकत साहब ने, वो जो जमीन है वो भी उनकी है। और शौकत साहब ने किसी जगह पे ये एतराज नहीं किया कि मेरी जमीन जो है वो कम है या ज्यादा है, या मुझे बुरी जमीन दी गई है अच्छी उनको दी गई है। उन्होंने एक एतराज ही किया है कि मेरी जो वल्दियत है वो नाम गलत है। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट होते हैं जिन पे जो है ना केस को आगे चलाया जा सकता है। आमिर सईद साहब, रियाज में आपकी तरफ वापस आती हूँ। आमिर सईद साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मामले को रुकवाने के लिए जिस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसा हम कभी कभी बात करते हैं, हम नैब की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नैब ऐसे लकूना छोड़ जाता है कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं सियासतदान हमारे, उनको छूट जाने का मौका मिलता है, उनके केसेस में ऐसे लकूनाज रह जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक शख्स जिसने एक केस को पेंडिंग, जहां तक मेरी समझ है, करवाया है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वल्दियत का मामला है। ये वो सारे टैक्टिक्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक शख्स जो मालिक है और कागजात में मौजूद है और अदालत मान चुकी है, उसके बावजूद डिले पे डिले, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है वो तो मतलब स्पीडी एक्शन, स्पीडी ट्रायल्स, इसके ऊपर बिलीव करते हैं ना, तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ दिखाई देता है मौजूदा तनाजर में, अगर आप कहें तो। देखिए जी, जो अब तक की मैंने इनकी बात सुनी है उस बात के मुताबिक जो इनकी प्रॉपर्टी की पार्टीशन का मामला है, और पार्टीशन के केसेस जो है ना साल साल चलते हैं, उसमें जितने लोग पार्टनर्स होंगे, 1 होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, हर बंदे को उस लिहाज से नोटिस जारी होना होता है, और डिलेइंग टैक्टिक्स में किसी को नोटिस जारी होता है, कोई नहीं आते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को अब चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अमेंडमेंट लाई गई हैं कि हम इस केसेस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। लेकिन जो ये मौजूदा केस है, इस केस की जो मुझे समझ आ रही है उसके मुताबिक अगर तो उसकी सिर्फ वल्दियत का इशू है और बाकी पार्टीशन में वो हिस्सेदार आ रहा है, क्योंकि मुश्तरका खेवट है, मुश्तरका खेवट का जो केसेस होते हैं उसमें किसी के पास कुछ पोजेशन होता है, किसी के पास कोई पोजेशन होता है, कोई जगह खाली होती है, उसमें इनका आपस में इशू दिए आ जाते हैं कि वो कहते हैं जो फ्रंट वाली जगह मैंने लेनी है, ये बैक वाली वो लेगा, तो ये इशू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें भी जब कोर्ट्स में जाता है इशू, तो कोर्ट्स के पास ऑप्शन होती हैं 2-3 के, वो उसकी प्रॉपर्टी को जब सारे मालिक इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि ठीक है ये प्रॉपर्टी बेच के डिस्पोज ऑफ करके हमें उसके शेयर दे दिए, या कुछ 10 लोग रख लेते हैं और बाकी के शेयर वो खरीद लेते हैं, तो इस लिहाज से चलता है। लेकिन अभी तक तो जो केस है वो अभी अपील में चल रहा है, एडीसी के पास चल रहा है। एडीसी के पास की जब अपील से फैसला होकर आगे आएगा कोर्ट, जी एडिशनल कमिश्नर के पास चल रहा है, तो वहां से फैसला हो के फिर आएगा, तो फिर आगे बाकी दूसरी कोर्ट्स में चलेगा। रही बात ये केस सिविल कोर्ट में अगर उसका वल्दियत का इशू है, तो वो उसने डिसाइड करना है थ्रू सिविल कोर्ट, उसने दावा करना है, और वहां से उसकी वल्दियत के अगर नाम गलत लिखा गया है तो वो ठीक हो के आएगा, तो वो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों के पास आएगा और वो फिर उसके ऊपर अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड भी, रेवेन्यू वाले भी बेबस होते हैं कि अगर आपके नादरा के रिकॉर्ड के अंदर अगर नाम कुछ और आ जाए, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर अगर नाम कुछ और हो तो वो उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, उनको भी उसके लिए कोर्ट की बाकायदा डिक्री चाहिए होती है। अब इस केस के अंदर अगर किसी ने कुछ किसी के हक में हुआ है या गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ अपील में गए हुए हैं, तो लेट द अपील डिसाइड। जो अपील डिसाइड से अगर एग्री नहीं होगा तो उसके पास आगे है ऑप्शन कि वो उसके खिलाफ रिवीजन कर सकता है, ऊपर अपील कर सकता है, वो तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन मुझे इनकी जो केस की है वो इस हद तक के समझ नहीं आई कि मैं इतना अरसा मैं यहाँ रहा हूँ, या कभी थोड़ी देर पहले डीसी साहब फरमा रहे थे कि वो क्योंकि नए आए हैं, नया सिस्टम, नए लोग आए हैं, पुरानी चीज़ें चेंज हुई हैं, उस सीट की जिम्मेदारी होती हैं। लेकिन उन्होंने खुल के कहा है कि मेरे पास आए, इनका कोई नुमाइंदा है, मैं इसको एक्सपीडाइट कर सकता हूँ। अब पुरानी बातों को छोड़ के अगर एक्सपीडाइट करने के लिए डीसी साहब इनको कह रहे हैं तो आपके नुमाइंदे को भेजें, जहाँ कोई कमी कुताही रह गई होगी वो ठीक हो जाएगी। उसमें ये नहीं है कि वो सीट के ऊपर नए आए हैं तो उनको पिछली चीज़ भी उन्हें देखनी होती है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। आमिर साहब, आपको क्या ऐसे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जो अगर मुझे कुछ बात समझ आए, जो इनके वकील हैं कासिम महमूद, उनकी तरफ से भी कुछ थोड़ी सी कोताही है या सुस्ती है जिसकी वजह से ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ा? इज दैट सो? देखिए जी, अदालती कामों के अंदर वकील से ज़्यादा क्लाइंट का ऊपर साथ चढ़ के रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिविल मैटर्स के अंदर अगर वकील ने अपनी फ़ीस ली है और वो केस चला रहा है तो उसको हर पेशी के ऊपर जब तक पीछे से बात आप नहीं करेंगे कि यार मेरा केस क्या हुआ, मेरे केस की प्रोसीडिंग क्या हुई, ऐसी एविडेंस इसमें एविडेंस हुई है या नहीं हुई है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। हमारे साथ अभी मिर्ज़ा शौकत इकबाल जो हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि दूसरी हैं जिनको कि मिर्ज़ा खालिद साहब कहते हैं मुबैना तौर पर वो काबिज़ हैं हमारी ज़मीन पर। मिर्ज़ा शौकत इकबाल साहब, आपका हमारे साथ मौजूद होना ज़रूरी था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरी साइड जो है स्टोरी की वो भी ज़रूर जाने, दूसरा रुख क्या है इस कहानी का, थोड़ा आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनके बकौल वो ज़मीन उनकी है, वो खेवट उनका है, आप अपनी अराज़ी बेच चुके हैं, अब इनकी अराज़ी पर आप काबिज़ हैं, तो क्या मामलात क्या हैं और क्या इसमें पेचीदगियां क्या हैं? असल में इससे पहले मुझे आपने शामिल नहीं किया, मुझे नहीं पता किस खेवट की ये बात कर रहे हैं। हमने अपना जो खेवट कोई भी नहीं बेचा फिलहाल, जो जिनका इनके साथ ताल्लुक है, सिवाय एक पहले के एक अदद जगह हमने बेची थी, और वो हमने बेची थी जो मेरे अपने दादा की जगह है, मैंने उसमें से बेची थी, उसमें ये मालिक नहीं है। उसके अलावा हमने कोई ऐसी जगह नहीं बेची। इनको आदत है एप्लीकेशंस देने के ऊपर, ये एक बल्कि इनका जो ग्रुप है उन्होंने तो मुफीद आम भी बेच दिया, जिसके खिलाफ ये मालिक है 995 नंबर पे, वो इन्होंने बेचे, इनकी बहन ने बेचे, इनकी भाभी ने बेचे, और ये कब्जा कर लिया इन्होंने मेरे प्लॉट पे। इनको जरा रोकें, इनको बीच में उनको कहें मत बोलें। ठीक है शौकत साहब, आप बोलिए। जी जी, मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज। इनके वालिद इनके नाम पे अभी टोटल 19 मरले हैं, जबकि इनके वालिद साहब ने 2 कनाल यानी कि 40 मरले बेच चुके हैं। वो आप सब फ्रॉड की आपने 2015 से सारा आ रहा है रिकॉर्ड में, उसका इंतकाल उन्होंने अभी तक नहीं किया। मिर्ज़ा खालिद साहब, जरा मिर्ज़ा शौकत साहब की बात सुनने दीजिए ताकि हमें दूसरी साइड भी कहानी जरा मालूम हो जाए, प्लीज। जी जी मिर्ज़ा शौकत साहब। हाँ जी जी, ये टोटल फ्रॉड केस है। इनके वालिद साहब ने 40 मरले से ज्यादा जगह बेच चुके हैं। इनके मलकियत हमने एक मरला भी जगह नहीं बेची। ये जगह बेचना हमारा काम नहीं है, जगह आप बेचते हैं। हमें बात मुकम्मल हो लेने दें, बात मुकम्मल हो लेने दें ताकि बात को समझा जा सके। शौकत इकबाल साहब, सिर्फ ये बताइए कि अदालत की अगर एक आ गया फैसला, अदालत ने जब कह दिया है कि जो ज़मीन इनके हिस्से की है उसकी तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है अदालत के फैसले के बाद, तो फिर अब वो ज़मीन जिसकी तकसीम अदालत कर चुकी है, ये कहते हैं कि आप उस ज़मीन पर काबिज़ हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने नाजायज कब्जा किया है और तामीर भी की है। इसको जरा बता दीजिए, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे साथ इस डीसी जेलम भी मौजूद है और दीगर और भी लोग मौजूद हैं जो आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, फिर हम इसका एनालिसिस भी करवा लेंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। ये जो केस अराजी का है ये और केस है, ये जो अभी बात कर रहे थे ये और केस है। अच्छा शौकत इकबाल साहब, ये 2 अराजी है जिनका ये जिक्र करे, एक 40 कनाल के ज़राई अराजी है और एक 19 मरले पर मुहित एक कमर्शियल प्लॉट है। आप किस पे काबिज हैं? मिर्ज़ा खालिद साहब, किस पे कब्जा किया हुआ उन्होंने, ये पहले बताइए। मिर्ज़ा खालिद साहब, 19 मरले के प्लॉट की बात कर रहे हैं या आप उस अराजी की बात कर रहे हैं, वो जो ज़राई अराजी है? मिर्ज़ा खालिद साहब जी, दोनों की। अच्छा शौकत साहब, प्लीज मौका दीजिएगा उनको अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। और दूसरी पे भी ये काबिज है सारी। शौकत साहब इस इल्जाम का जवाब। ये जो 19 मरले की बात कर रहे हैं, इनके वालिद साहब 40 मरले बेच चुके हैं और इंतकाल नहीं कराया था इन्होंने ना इनके वालिद। अच्छा, ठीक है, आप वो कहते हैं कि हमने एक मरला नहीं बेची, हम जमीन नहीं बेचते हैं। अच्छा, अदालत से क्या फैसला आया शौकत इकबाल साहब? अदालत ने इस जमीन के बारे में क्या कहा है? नहीं, अदालत में तो चल रहा है केस, इसका तो भी फैसला नहीं हुआ। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि अदालत ने इस पर कह दिया तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है और उनके हिस्से की जमीन मुकम्मल हो गई है। सारा पटवारी को ऑर्डर जारी, पटावर को ऑर्डर जारी हुआ है, ये सामने उसके मेरा पड़ा हुआ है, ये है जी। मोहम्मद सैफ साहब, आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि अगर इस तरह का मामला है, अदालत अगर इंस्ट्रक्शन दे चुकी भी है पटवारी को और उसके बाद पे कोई काबिज रह सकता है, और अगर कोई काबिज है तो फिर उसके बाद पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर की क्या जिम्मेदारी बनती है, रिलीज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा और कौन करेगा? देखिए, इस पे पहले भी मैं बता चुका हूं कि मामला इनका अभी एडिशनल कमिश्नर के पास पेंडिंग है।
कोई फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। अगर लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है तो दूसरी पार्टी के पास हक है कि वो अपील करती है, और अपील में अगर वो काम और अभी डिसीजन नहीं हुआ तो मैटर तो अभी सब जुडिस है। ये जो फैसला कहाँ पे गया है इसका? सर ये साहब जो वो कहते हैं फैसला उनके हो पास गया फैसला मौजूद है। ये कौन सी कोर्ट से ये फैसला है मिर्जा खालिद साहब? फांसते हैं उसको कौन सुनेगा? मिर्जा उसको भी खालिद साहब सिस्टम कौन से है, कोर्ट का ये पाकिस्तान फैसला है? सुन- कौन से कोर्ट का ये फैसला है? ये इमरान खान को डायरेक्ट मैं भेजूं या किसको भेजूं? क्योंकि लोअर कोर्ट तो मेरी सुनती नहीं है, ना पुलिस सुनती है, ना पटवारी को मैं जानता हूं, ना मिर्जा मैं खालिद गिरदावर साहब को ये जानता हूं। फैसला कौन से कोर्ट से आया है ये बताइएगा। जी ये तहसीलदार ने फैसला दिया था गिरदावर को कब्जा देने के लिए तकसीम मोहम्मद की सैफ अराज़ी। साहब आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आमिर सईद साहब से भी हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। अगर ये तहसीलदार की तरफ से ये अगर आया है कोई ऑर्डर जो ये दोबारा इसमें ऐड कर देता हूँ जी दोबारा ऐड कर देता हूं कि अगर तहसीलदार ने तकसीम मुकम्मल कर ली है तो दूसरी पार्टी के पास अपील का हक है, और जैसे कि खुद दोनों पार्टियां एग्री कर रही हैं कि एडिशनल कमिश्नर के पास ये अभी पेंडिंग है, और अगर इनकी अपील फाइनल हो गई है, फैसला फाइनल हो गया पार्टीशन का और अपील नहीं हुई तो ये सुबह मेरे पास ले आए, मैं इंप्लीमेंट करवा देता हूँ। मिर्जा शौकत साहब आपने कोई अपील में आप लोग गए हैं इस फैसले के खिलाफ? मिर्जा शौकत इकबाल साहब प्लीज खालिद मिर्जा शौकत इकबाल साहब आप लोग अपील में गए हैं अभी तक कि नहीं गए? जी देखिए मेरी बात नहीं, तहसीलदार ने ये किया था, उसके खिलाफ हम एडीसीआर साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि ये वन साइडेड हुआ है, इसको दोबारा कीजिए। आपने पटवारी और गिरदावर को कहा था कि ये नहीं करना काम इसका, मेरे सामने बैठ के कहा था आपने, ये क्या ठीक है? आपने कहा था कि आपका स्टेटस ज्यादा है मेरे से, ठीक है? मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे रिश्ते में बड़ा हूँ, ठीक है? मैं अपना सिर्फ हक लेना चाहता हूँ। मिर्जा शौकत साहब, मिर्जा खालिद साहब उनको बात प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। मिर्जा शौकत साहब ये बताइए आप लोग अब अपील में चले गए हैं कि नहीं, यस और नो? नहीं, मैं आप सुनने जवाब उनको बोलने का मौका मुझे देना। जी बोलिए। हम अपील में गए थे, हमारी अपील मंजूर हो गई है और कहा गया है कि इनको दोबारा की जाए, इसमें क्या मुश्किल है? ये बैठे सामने बराबरी का हिस्सा लें, अपना हिस्सा जो उनका बनता है। आप अपील में लैंड, आप एक मेंबर लैंड माफिया के जिनके खिलाफ मैंने केस किया वही अपील में गए हैं, बाकी क्यों नहीं अपील में कोई गया? आमिर सईद साहब से जरा जान लेते हैं, माहिर कानून है वो ज्यादा बेहतर है, इसके ऊपर हमें बता सकते हैं। एक सेकंड मिर्जा खालिद साहब, आमिर सईद साहब बताइएगा, ये मिर्जा खालिद कहते हैं तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिए थे पटवारी को के मामले को जिस तरह भी हल किया जाए। मिर्जा शौकत इकबाल कह रहे हैं हमें ये एग्रीड नहीं था क्योंकि वन साइडेड फैसला था, हम अपील में गए हैं। यकीनन मिर्जा शौकत साहब आपने ऐसे ही कहा ना कि आप लोग अपील में गए हैं? जी अपील में गए थे और उन्होंने कहा जी दोबारा की जाए क्योंकि ये वन साइडेड है हमारी। ठीक है आमिर सईद साहब, अब ये केस कहाँ स्टैंड कर रहा है, व्हाट नेक्स्ट, इन्होंने क्या करना है? आमिर सईद साहब जी जी देखें जी, दो चीज़ें हैं जो अब तक मैं इनकी बात समझ सका हूँ। उसके अंदर ये है कि ये कहते हैं कि हमारा एक्स पार्टी था, हमें सुना नहीं गया। एक्स पार्टी के अगेंस्ट ये उसी कोर्ट में उसी के पास जा सकते थे, तहसीलदार के पास, अदरवाइज ये गए होंगे उसके पास एडीसी के पास जहाँ अपील में गए हैं, तो उस अपील का अभी फैसला होने देंगे। जब तक अपील के अंदर अगर उन्होंने नीचे की प्रोसीडिंग सस्पेंड की हुई हैं तो नीचे जो तहसीलदार का नीचे आर्डर है वो पटवारी भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है कोर्ट का कि नीचे एक कोर्ट के अंदर अगर किसी के अगेंस्ट फैसला आता है तो उसके अगेंस्ट अपील में अगर किया है तो अपील इज द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल। तो जो अपील में है, जब तक अपील का डिसीजन नहीं हो सकता उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। जिस तरह अभी डीसी साहब ने कहा है कि अगर वो अपील पेंडिंग नहीं है तो मेरे पास ले आए, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूं। तो इम्प्लीमेंटेशन मसला कोई है, केस प्रॉपर है कि अगर अपील में गए हुए हैं, अपील डिसाइड हो जाएगी तो आगे चल सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर अल्लाह का बंदा आया था जिसने ये तकसीम कराई, वरना ये तकसीम इन्होंने नहीं होने देनी थी। अच्छा आमिर सईद साहब, हमारे चूंकि वक्त मुख्तसर रह गया, आपसे ये बता दीजिए कि आप मिर्जा खालिद साहब को क्या करना है या मिर्जा शौकत साहब के पास क्या ऑप्शन है और अब इसका फाइनल हल क्या है? वेयर डू दे हैव टू गो नेक्स्ट? इनकी मलकियत ही नहीं। मिर्जा खालिद साहब वक्त इस प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, हम मामले के हल की तरफ अगर चले जाए तो आपके लिए भी बेहतर होगा। आमिर सईद साहब जरा गाइड कर दीजिए इनको। देखिए जी, दोनों की प्रॉपर्टी थी, जॉइंट प्रॉपर्टी थी। जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर उनकी पार्टीशन का एक फैसला कर दिया गया है कि ये खसरा नंबरान जी इसमें फलां जगह जो है इनकी है, इतनी इनकी है, अब उस पार्टीशन के बाद उस जगह का पोजीशन देना है जो उसके ऊपर उन्होंने निशानबंदी करनी है। अगर तो अपील पेंडिंग पड़ी हुई है एडिशनल कमिश्नर के पास या जिसके पास भी, तो उसका फैसला हो जाने दें। फैसला होने के बाद अभी डीसी साहब ने कह दिया कि मैं उनको एक्सपेडाइट कर देता हूं। अगर वो अपील पेंडिंग नहीं है तो जो हमारे शौकत
दूसरे जो बैठे भाई साहब बोल रहे हैं, मिर्जा साहब बोल रहे हैं, वो जो उनका कोई नुमाइंदा जाके नीचे एप्लीकेशन दे कि ये फैसला हो चुका हुआ है, आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अगर नहीं होती है इम्प्लीमेंटेशन तो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए फिर आपके पास है, आप उस कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है जी डीसी साहब, आप भी कुछ मुख्तसरन इनको बताना चाहें, फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि ये जैसा अभी आमिर सईद साहब ने गाइड किया है, और अगर नहीं ये अपील में गए हुए अभी तक या अभी तक उसकी नहीं हेयरिंग हो रही, तो फिर व्हाट डू दे हैव टू डू, और ये आपको अप्रोच करे तो आप इनको किस तरह का असिस्टेंस दे सकते हैं या इनके वकील को? मोहम्मद सैफ साहब। देखें, लॉ पॉइंट तो यही है कि अगर इनका डिसीजन फाइनल हो गया है और दूसरी पार्टी अपील में नहीं गई तो वो ये तशरीफ ले आए, वो फैसले की कापी मुझे दें, मैं इंश्योर करूंगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और अगर मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, हायर कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है, दोनों को इंतजार करना चाहिए और जो फैसला आएगा, जिसके हक में आएगा उसके हक में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सर 19 मरले जो कमर्शियल प्लॉट है वो उसकी मलकियत नहीं है, वो मेरी मलकियत है। मिर्जा यूनुस साहब, आप इनके करीबी रिश्तेदार भी हैं, आप सारी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं। ये मामला जो है, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस वक्त बरतानिया में है, तो यकीनन आप जो हैं इस केस को उनके वकील के साथ मिलकर ज़रूर सैफ अनवर साहब से मिलिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं इस मामले को देख भी लूँगा, मैंने अब तो अपने नंबर्स भी दिए हुए हैं, जो भी चाहे हमें अप्रोच कर सकता है। आप ये सब मैनेज कर लेंगे यहाँ पर? जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, गुड हो गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सैफ साहब आपका, मिर्ज़ा खालिद साहब आप, आमिर सईद आप, मिर्ज़ा शवाल आप और रियाज गोंदल, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि इस मामले को किसी हद तक हल करने की तरफ जाएं। ये अलमिया तो है ज़रूर कि एक शख्स जो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो और मालिक होकर भी वो अपनी मिल्कियत जो है उसको अपनी मिल्कियत ना जाहिर कर सके या इस्तेमाल ना कर सके, ये सिस्टम में जो ख़राबियाँ हैं इनको भी दूर करने की ज़रूरत है और स्पीडी ट्रायल्स की भी ज़रूरत है। और यकीनन जो मिर्ज़ा खालिद साहब हैं उन्हें कुछ गाइडलाइन हमने देने की कोशिश की है, नंबर भी हम डीसी साहब का दे देंगे और तमाम हमारे बहन भाई जो परदेश में मौजूद हैं हम उन्हें कहेंगे कि अपने मामलात आप लेकर आए, जो कानूनी गाइडेंस है वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे फोरम है जिनके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं, सिर्फ अराजी के मामलात नहीं बल्कि दीगर मामलात भी आप अपने हमारे सामने लेकर आ सकते हैं, जिनको कि हम हल करने की किसी हद तक कोशिश करेंगे। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।